जय हिंद दोस्तों। आज पिछले लेक्चर को जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए पहली पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अपसारी समांतर और अभिसारी किरणपुंज को परिभाषित करें। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी किरणपुंज को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक है, नंबर 1 लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए पहले पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो अपसारी किरणपुंज क्या होते हैं, इस फिगर के माध्यम से हम लोग पहले समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरण, एक यहाँ पर एक बिंदु है, वहाँ से प्रकाश की किरण आगे की ओर फैलती हुई चली जाती। देखिए अलग अलग दिशा में फैलती हुई चली जाती हैं। तो ऐसे किरणपुंज को हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। देख लीजिए फिगर के माध्यम से, यहाँ पर एक बिंदु है जिस बिंदु से कई सारी किरणें आगे की ओर फैलती हुई चली जाती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। यहाँ पे उसी को लिख दिया गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन में, ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई, देखिए फैलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। देख लीजिए फिगर के माध्यम से जो हमने बोला था वही यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट आ गया समानांतर किरणपुंज के बारे में। तो चलिए ये क्या होते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाश की कई सारी किरणें एक दूसरे के समांतर आगे की ओर जा रही है। तो ऐसी किरणपुंज को हम लोग बोलते हैं समानांतर किरणपुंज। देख लीजिए कई सारी किरणें हैं, ये किरण हो गई, एक दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सारी किरणपुंज एक दूसरे के समांतर रूप से आगे की ओर जा रही हैं, इसलिए हम लोग इस तरह के किरणपुंज को समानांतर किरणपुंज बोलते हैं। समानांतर का शर्त ये होता है, ये मैथ में भी आता है। देख लीजिए यहाँ पर समझाते हैं। देखिए ये किरण हो गया और ये एक किरण हो गया। यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यदि एक ही दिशा में और एक दूसरे के बीच की दूरी अलग अलग जगह पर, यहाँ पे हो गया पहली ये जगह और दूसरी ये जगह, यहाँ पर यदि दोनों किरणों के बीच की दूरी समान हो गई तो हम इस कंडीशन में इन दोनों किरणों को बोलते हैं, ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हैं। इसी तरह यहाँ पे एक दूसरे के समांतर रूप से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस तरह के किरणपुंज को हम लोग समानांतर किरणपुंज बोलते हैं। चलिए आशा करते हैं हमें कि ये पॉइंट भी आप लोग समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलिए अब आ गया यहाँ पर अभिसारी किरणपुंज के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले फिगर के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्या होते हैं। देख लीजिए इसमें एक बिंदु पर आकर कई सारी किरणें आपस में मिल जाती हैं। देखिए ये किरण हो गया एक, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये चारों किरणें एक बिंदु पर, यहाँ पर अभिसारी बिंदु है, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण मिलते हैं उसे हम लोग अभिसारी बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बिंदु पर आकर मिल गई। यदि एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो उस केस में हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। यदि एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई आगे की ओर जाती हैं तो उसको बोलते हैं अपसारी किरणपुंज, जो कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था। तो चलिए इनकी परिभाषा को देख लेते हैं क्या लिखा गया है। ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती हैं। देखिए एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तो चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रकाश की विशेषता के बारे में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो हमने परिभाषा में ही शुरू में ही पढ़े थे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं।
तो चलिए इसके एग्जाम्पल आप ये मान सकते हैं, दिन में सोलर प्लेट पर जब प्रकाश की किरण पड़ती हैं तो वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती हैं। तो हम लोग वहाँ से एक चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा क्या होते हैं? ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं हम लोग ऊर्जा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश से हम लोग कई सारे काम कर लेते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं प्रकाश को एक ऊर्जा है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती हैं। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, जब आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, टॉर्च को जब हम जलाते हैं रात को तो वो सीधी रेखा में जाती रहती हैं उसकी प्रकाश की किरणें। आगे में जब कोई ऑब्स्टेकल या प्रतिरोध आ जाती है तो वो किरण आगे की ओर नहीं जा पाती हैं। तो उसका कारण यही होता है कि प्रकाश सिर्फ एक दिशा में सीधी रेखा में गमन करती हैं, जिस कारण आगे में टकराने के बाद वो फैल जाती हैं, न कि आगे जाती हैं। तो यदि आगे जाती कर्व रूप से या अलग अलग तरीके से सरल रेखा में नहीं जाती तो वो प्रकाश किरणें आगे चली जाती ही रह जाती, लेकिन सरल रेखा में जाने के कारण वो आगे नहीं जा पाती हैं। तो इसे हम लोग क्या स्पष्ट कर पाते हैं कि प्रकाश की किरण हमेशा सरल रेखा में ही जाती हैं। तो चलिए अब आगे अगले पॉइंट को हम लोग स्टडी करते हैं। प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का मतलब होता है, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का जो कॉन्सेप्ट है 9th में पढ़े होंगे। थोड़ा हम यहाँ पे अनुप्रस्थ की कॉन्सेप्ट को बताते हैं। चलिए ये एक्सिस मान लिए हम। अनुप्रस्थ इस तरह से आगे की ओर, अनुप्रस्थ किरणें जो होती हैं तरंगे इस तरह से आगे की ओर जाती हैं। प्रकाश की किरण अनुप्रस्थ होती हैं। यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश के कण और प्रकाश जिस माध्यम में जाती हैं उन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ पे देखिए कंपन इस तरह से हो रहा है और आगे की ओर जा रही हैं इधर प्रकाश किरण, एक दूसरे के लंबवत है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ होती हैं। ये चौथा पॉइंट आ गया। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग हो। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश। विद्युत चुंबकीय तरंग हम लोग उसे बोलते हैं जिसको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो बिना माध्यम में भी जा सकती हैं। तो चुंबकीय तरंग, दृश्य तरंग, पराबैंगनी तरंग आदि तरंगों का मिश्रण है। तो आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रकाश में दृश्य तरंग का तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये थोड़ा वेरी कर सकता है, इसको आप लोग थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। किसी बुक में 3800 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता लिखा रहता है। तो अब थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अलग अलग बुक में, लेकिन आप लोग इतना मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इसी के आसपास होते हैं। तो चलिए 6ठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती हैं तथा या हवा में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे यदि यूनिट चेंज कर दिया जाए, मीटर को किलोमीटर पर सेकेंड में बदल दिया जाए तो इसका मान बदल जाएगा। देखिए तब हो जाएगा प्रकाश की हवा में चाल 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये लिख सकते हैं। यूनिट चेंज होगा तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए इसके बाद प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए, इस फिगर के माध्यम से हम लोग पहले समझते हैं। देखिए प्रकाश किरण यहाँ से आई और इस पॉइंट पर टकरा गई यहाँ पर मिरर से या चमकीली सतह से और परावर्तित हो गई। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रकाश किरण किसी सतह से चमकीली सतह से टकराई और वापस चली गई। तो इस तरह की घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकाश का किसी चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर एक प्रकाश किरण आई और चमकीली सतह से टकरा करके वापस लौट गई। तो इसको हम लोग, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए, इसमें यूज किया गया है प्रकाश आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। इन सभी पॉइंट को समझते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारी पॉइंटों को हम लोग समझते हैं। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होते हैं? जो प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। और उसके बाद परावर्तित किरण, जो प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद वापस जाती है उसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। देखिए ये किरण है परावर्तित किरण, आगे में लिखा हुआ है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो चलिए ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभिलंब बोलते हैं इस आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। देखिए आपतन बिंदु पर ये मिरर हो गया, ये मिरर है, ऐसे इस आपतन बिंदु पर खींचा गया ये लंब है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। और इसके बाद आपतन कोण ये हो गया आय, और परावर्तन कोण ये आर हो गया। देखिए आपतन कोण क्या होते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये होते हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को हम लोग बोलते हैं आय, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, इनके बीच को बोलते हैं हम लोग आर। मतलब परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। और आपतन कोण किसको बोलते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग इसको आपतन कोण बोलते हैं। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसी पॉइंट की परिभाषा को अभी हम देख लेते हैं क्या है। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन आपतित किरण। तो आपतित किरण हमने यहाँ पे पिछले स्लाइड में हमने बताया था, जो किरण प्रकाश की दर्पण पर टकराती हैं उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पर दर्पण पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। ये मैंने पूरा मतलब शॉर्ट में जो आंसर लिख सकते हैं उसको मैंने लिख कर रखा है। तो चलिए यहाँ पे दूसरे पॉइंट पर आ गया परावर्तित किरण। दर्पण से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए बनाते हैं, ये दर्पण से टकरा गई किरण, इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण। ये टकरा कर वापस चली गई तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और इस अभिलंब ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया, हम इसको बोलेंगे अभिलंब। इस लाइन को देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये वाला हो गया अभिलंब। आपतन बिंदु ये वाला हो गया जिस बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ती है। दर्पण के जिस सतह के जगह पर आप लोग बिंदु कर लीजिएगा, बेहतर होगा। पर जिस बिंदु पर आपतित पड़ती हैं, आपतित किरण पड़ती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन कोण। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। ये हो गया मिरर, ये हो गया आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण। ये हो गया अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग आई बोलते हैं। आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये हो गया आपतन कोण। चलिए परावर्तन कोण देखिए कौन होता है। ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। इन दोनों के बीच के कोण को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। यहाँ पर आर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार, परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार
प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए परावर्तक सतह की प्रकृति के अनुसार पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए ये दोनों क्या होते हैं इसको हम लोग आगे स्लाइड में समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, नियमित परावर्तन के बारे में। आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए ये डायग्राम को देखिए, ये किस तरह से बना हुआ है। मतलब ये रेगुलर नियमित तरीके से परावर्तित हो रही है, इसलिए इस तरह की किरणों को हम लोग, जब इस तरह की किरण बनती हैं तो उस टाइम जो परावर्तन होता है उसको हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है कि जब दो किरण, जैसे ये किरण हो गया और ये किरण, ये दोनों किरण जितने डिग्री से दर्पण पर आएगी उतने ही डिग्री से दर्पण से परावर्तित हो करके जाएगी। मतलब इस टाइम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण होगा एक किरण के लिए, यदि दूसरे किरण के लिए आपतन कोण का मान यदि सेम होगा तब दोनों किरणों के लिए परावर्तन कोण का मान भी सेम ही होगा। इस तरह की घटना जिस तरह के परावर्तक सतह वाले, मतलब इस तरह के जो फिगर बनते हैं उसको उस टाइम हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी और परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वो नियमित रूप से परावर्तित होती हैं। चिकनी सतह से पड़ते टाइम ये नियमित रूप से परावर्तित हो जाती हैं। ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। चलिए आशा करते हैं ये समझ में आ गए होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रफ शीट है, यहाँ पे नियमित परावर्तन नहीं हो पाएगी। देखिए यहाँ पे किरण किस तरह से आ रही है और परावर्तित किरणें देख लीजिए अनियमित रूप से जा रही है। इस तरह की परावर्तन को हम लोग बोलेंगे अब अनियमित परावर्तन। देखिए यहाँ पे अब एक्सप्लेनेशन। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी या असमतल सतह पर पड़ती हैं तो वे अनियमित रूप से या अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। चलिए आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गया हो। फिगर से ही आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और उनके नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आंसर होगा 2 नियम हैं। और दोनों नियम कौन कौन हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दूसरे में है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इनमें इसको अच्छे से समझ करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में और अलग अलग बोर्ड में पूछते हैं। ज़्यादा चांस होता है इन सारे क्वेश्चनों को पूछने का। तो चलिए पहले पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ एक ही तल में है, ये बहुत मायने रखता है। यहाँ पर ये आपको लिखना ज़रूरी हो जाएगा, ये जब परावर्तन के नियम लिखेंगे तब। क्योंकि ऐसे जब ये आपतित किरण हो गए, ये परावर्तित किरण हो गए और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है, इसलिए हम लोग ये वाला लिखना ज़रूरी हो गया। चलिए तो हम आशा है कि ये दोनों पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसी बिंदु स्रोत से होती, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया, स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ पे सही कर लीजिएगा।
किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, हम लोग जब प्रकाश के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम लोग का एक छाया बनता है, उसी छाया को हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए, आशा करते हैं ये प्रतिबिंब किसे बोलते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पे लिखा हुआ है जो प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और दर्पण के सामने बनता है। इसमें आप लोग एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये दर्पण के सामने बनता है, पीछे बनते तो प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लीजिए अब दूसरे में काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा दर्पण के पीछे बनते हैं। तो देख लीजिए काल्पनिक में क्या है कि हमेशा सीधा बनेंगे, दर्पण के पीछे बनेंगे। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को। चलिए, ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आशा करते हैं ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग को यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। हम बेहतर कोशिश करेंगे आप लोग के डाउट को सॉल्व करने का। थैंक यू।